तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि दोस्तों सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों हमारी सीरीज चल रही थी कॉन्टेक्ट 2 की, जो कि फोर्थ सेमेस्टर का और हमारा नहीं सॉरी सेकंड सेमेस्टर का फोर्थ पेपर है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा 2। क्वेश्चन है दोस्तों कि भागीदारी की परिभाषा, प्रकृति और आवश्यक तत्वों को बताइए। डेफिनेशन, नेचर एंड एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 नंबर का क्वेश्चन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, भागीदारी की सबसे पहले देखते हैं परिभाषा। भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा 4। देखिए, भागीदारी उन व्यक्तियों के बीच एक का संबंध है जिन्होंने किसी ऐसे कारोबार के लाभों को में अंश पाने का करार कर लिया हो जो उन सब के द्वारा या उनमें से ऐसे किन्हीं या किसी के द्वारा जो उन सब की ओर से कार्य कर रहा है चलाया जाता है। अर्थात भागीदारी व्यावसायिक संगठन का एक सह व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जिसमें लाभ कमाने के उद्देश्य से एक व्यावसायिक उद्यम का गठन किया जाता है, मतलब कि उद्योग का गठन किया जाता है। वे व्यक्ति जो एक साथ मिलकर व्यवसाय करते हैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से भागीदार, ठीक है, पार्टनर और सामूहिक रूप से फर्म कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो भागीदार या फर्म कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि 4 लोगों ने किसी एक कारोबार को करने का जिम्मा उठाया। उसने कहा कि भैया जितना भी लाभ होगा उसमें हम इसमें आपस में बांट लेंगे और हम चारों मिलकर के इसी उद्योग को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, यह है भागीदारी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तथा भागीदारी फर्म का अपना अलग कोई अस्तित्व नहीं होता है। यदि भागीदारी का एक संघ है, सदस्यों में अलग एक इकाई के रूप में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। केवल आयकर अधिनियम के विनिर्दिष्ट उपबंधों के कारण आयकर के विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए भागीदारी का एक पृथक व्यक्तित्व स्वीकार किया गया है। भागीदारों का एक संघ होता है जो कारोबार करता है। भागीदारों से पृथक इसका कोई अस्तित्व नहीं होता। उपयुक्त विधित स्थिति को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इसका कोई पृथक व्यक्तित्व नहीं होता, यह एक विधिक व्यक्ति नहीं होता है, फर्म के वास्तविक प्रतिनिधि भागीदार होते हैं। अतः भागीदार के अनुभव को फर्म का अनुभव माना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। अब भागीदारी का नेचर, मतलब कि प्रकृति ऑफ भागीदारी या फिर भागीदारी की प्रकृति, नेचर ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, भारतीय भागीदारी अधिनियम की धारा 4, परिभाषा धारा 5, भागीदारी परिस्थिति से श्रेष्ठ नहीं होती। अतः धारा 6, भागीदारी के अस्तित्व के अवकारक का ढंग से भागीदारी की प्रकृति बहुत कुछ स्पष्ट हो जाती है। इसके अतिरिक्त भागीदारी की प्रकृति की थोड़ी और विवेचना निम्न वादों के माध्यम से की जा सकती है। ठीक है, जैसे कि श्रीमती बका एफ गजधर 5, आयकर आयुक्त 1955। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि भागीदारी केवल व्यक्तियों का समूह तथा विधि में फर्म का नाम भागीदारी को वर्णन करने का संक्षिप्त ढंग है। इसके विपरीत कंपनी एक पृथक इकाई, सेपरेट ज्यूरिस्टिक एंटिटी होती है जो अपने शेयर धारकों से भिन्न होती है। ठीक है, चलिए आगे। भागीदारी के आवश्यक तत्व, एसेंशियल ऑफ पार्टनरशिप। देखिए दोस्तों, भागीदारी अधिनियम की धारा 4 का जरा विस्तार से विश्लेषण करने पर तथा अध्ययन को सुविधा से दृष्टि से हम कह सकते हैं कि भागीदारी के 5 आवश्यक तत्व होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट वेरी शॉर्ट, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं कि भागीदारी के आवश्यक तत्वों को बताइए। ठीक है, तो 5 आवश्यक तत्व यहां पर बताए गए हैं। सबसे पहला है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। दूसरा है करार, एन एग्रीमेंट। तीसरा है कारोबार, मतलब बिजनेस। चौथा है लाभांश प्राप्त करना, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। और 5वां है पारस्परिक अभिकरण, मतलब म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है, तो म्यूचुअल एजेंसी है। चलिए अब 5 को हम बारी बारी से अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, 2 और मोर पर्सन। देखिए, भागीदारी के निर्माण के लिए कम से कम 2 व्यक्ति होने आवश्यक हैं। भागीदारी की अधिकतम संख्या के बारे में भागीदारी अधिनियम के अंतर्गत कोई उपबंध नहीं मिलता, परंतु कंपनी अधिनियम 2013 में इसके संबंध में उपबंध मिलता है। कंपनी अधिनियम की धारा 464 के अनुसार
भागीदारी की दशा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 50 कर दी गई है। यदि इससे अधिक संख्या हो जाती है तो इसे कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के रूप में पंजीकृत कराना आवश्यक है, अन्यथा वह अवैध संगठन हो जाएगा। इट मीन्स पार्टनरशिप 50 लोगों से कम के बीच में हो सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा लोग अगर पार्टनरशिप में कुछ कारोबार कर सकते हैं तो उसे उन्हें एक कंपनी का नाम देना होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जो उनकी साझेदारी है, जो पार्टनरशिप है, जो फर्म है, उसको क्या कर दिया जाएगा, अवैध मान लिया जाएगा, इलीगल। ठीक है। दूसरा है करार, एन एग्रीमेंट, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पार्टनरशिप। देखिए, भागीदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो करार द्वारा सर्जित होता है। मतलब कि दो लोग पार्टनरशिप करते हैं तो उसमें एक अनुबंध बनाते हैं, भैया ये कंपनी हम बना रहे हैं, 8-8 घंटे हम इसमें काम करेंगे, जो भी लाभ मिलेगा वो इस आधार पर दोनों को बराबर बराबर मिलेगा। ठीक है। चलिए, धारा 4 में यह स्पष्ट किया गया है कि भागीदारी ऐसे व्यक्तियों के बीच का संबंध है जिन्होंने किसी कारोबार के लाभों का अंश प्राप्त करने का करार किया है। धारा 5 में इसी बात को और स्पष्ट करके कहा गया है कि भागीदारी परिस्थिति की स्टेटस से श्रेष्ठ नहीं होती, बल्कि धारा 5 के अनुसार भागीदारी संबंध संविदा का उद्यत होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है, परिस्थिति से नहीं। और विशेषकर हिंदू अविभक्त कुटुंब के सदस्य जो उस हैसियत से कौटुंबिक कारोबार चलाते हैं, या बर्मी बौद्ध पति और पत्नी जो उसकी हैसियत में कारोबार चलाते हैं, ऐसे कारोबार में भागीदार नहीं होते। मतलब कि पति पत्नी मिलकर के अगर किसी भी चीज उसमें फर्म में भागीदार बनते हैं तो वो नहीं पाए जाते, किसके अकॉर्डिंग, बर्मी बौद्ध के अनुसार। ठीक है। चलिए आगे है केस अब्दुल वैसे सेंचुरी वुड इंडस्ट्रीज 1954 के बाद में पिता की मृत्यु के बाद दो भाइयों ने उत्तराधिकार के संपत्ति प्राप्त कर लिया। उन संपत्ति में एक बाग भी था। उन्होंने बाग बेच दिया और विक्रय प्राप्त धन को एक पृथक लकड़ी के कारोबार में लगा दिया। उन्होंने मध्य भागीदारी के निर्माण हेतु कोई औपचारिक करार नहीं किया था, परंतु न्यायालय ने पक्षकारों का आचरण और परिस्थिति के आधार पर उनके मध्य भागीदारी का विपक्षित करार माना और इस प्रकार इस कारोबार के संबंध में उन्हें भागीदारी माना गया। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। कारोबार, बिजनेस किसे कहते हैं, कारोबार या बिजनेस। भागीदारी के निर्माण के लिए कारोबार का होना आवश्यक है, क्योंकि बिना कारोबार के भागीदारी नहीं हो सकती। कारोबार की बड़ी ही व्यापक परिभाषा भागीदारी अधिनियम की धारा 2B में दी गई है। क्या है, देखिए, धारा 2B के अनुसार कारोबार के अंतर्गत हर व्यापार उपजीविका वृत्ति होती है। इसे शाब्दिक अर्थों में न लेकर व्यावसायिक अर्थ में लिया जाना चाहिए। यह आवश्यक नहीं कि कारोबार लंबा तथा स्थायी हो, केवल एक वाणिज्यिक समव्यवहार कारोबार हो सकता है। मतलब कि पैसा कमाने के उद्देश्य से कोई भी अगर कार्य है तो वो कारोबार में आ सकता है। ठीक है। और लिंडने क्या कहते हैं, लिंडने के अनुसार देखिए, यदि वे व्यक्ति जो कारोबार के भागीदार नहीं है किसी एक विशिष्ट समव्यवहार के लाभ तथा हानि विभाजित करते हैं या अंश लेते हैं तो उस समव्यवहार के भागीदारी हो सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे है केस कोटिपल्ली जगैया। 5 कोकमुनु वेंकट सत्यनारायण 1984। देखिए, लिंडले द्वारा व्यक्त उपयुक्त विचार का अनुमोदन आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस के बाद में किया है। उक्त विचार का अनुमोदन करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा है कि इस प्रकार परीक्षण यह है कि क्या कोई ऐसा कार्यकलाप एक्टिविटी है जिससे समव्यवहार के लिए कारोबार कहा जा सकता है। तो यह आवश्यक नहीं कि एक व्यक्ति समव्यवहार हो, यह काफी है कि एक समव्यवहार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के चलाने योग्य हो। अतः सरकार के साथ केवल एक संविदा भागीदारी का विषय वस्तु हो सकती है। भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा 8 में भी स्पष्ट किया गया है, कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का विशिष्ट प्रोद्यमों अथवा उपक्रमों में भागीदार बन सकता है। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे है लाभांश प्राप्त करना। देखिए, भागीदारी के निर्माण के लिए आवश्यक है कि भागीदारी करार के अंतर्गत भागीदारों के मध्य लाभ के बंटवारे का उपबंध हो। कारोबार से प्राप्त लाभ को भागीदारों के मध्य बांटने की व्यवस्था होना भागीदारी के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है। आगे लाभ से तात्पर्य शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट से है। इस प्रकार भागीदारी निर्माण के लिए भागीदारों को कारोबार से प्राप्त जो शुद्ध लाभ है, प्रॉफिट में हिस्सा लेने का अधिकार सबके पास होना चाहिए, जितने भी उसमें भागीदार हैं। ठीक है। चलिए आगे है पारस्परिक अभिकरण, म्यूचुअल एजेंसी। देखिए, जिस कारोबार के लाभ के में अंश पाने का करार किया गया है वह कारोबार उन सब के द्वारा, उनमें से किन्हीं या किसी के द्वारा जो उन सब की ओर कार्य कर रहे हैं द्वारा चलाया जाना चाहिए।
इस प्रकार भागीदारी संबंध की स्थापना के लिए कारोबार सभी भागीदारी द्वारा उनमें से किसी के द्वारा सभी की ओर से चलाया जाना चाहिए। अतः भागीदार के निर्माण के लिए पारस्परिक अभिकरण का होना भी आवश्यक है। प्रत्येक भागीदार स्वामी और अभिकर्ता होता है। दूसरे भागीदारों का अभिकर्ता होने के कारण फर्म के कारोबार के प्रयोजन हेतु किया गया उसका कार्य सभी भागीदारी अर्थात फर्म पर बंधनकारी होता है। इस प्रकार लाभ में हिस्सा लेना ही भागीदारी की स्थापना के लिए आवश्यक नहीं है। यह भी देखना चाहिए कि क्या कारोबार सभी भागीदारों द्वारा या उनमें से किन्हीं या किसी के द्वारा सभी की ओर से चलाया जा रहा हो। यदि ऐसा नहीं होता है तो पारस्परिक अभिकरण के अभाव में भागीदारी का संबंध स्थापित नहीं होता। इट मीन्स कहने का मतलब कोई भी कारोबार है तो उस कारोबार में सभी के सभी लोगों को लग करके काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है आज कोई उसका काम कर रहा है, कोई उसका काम कर रहा है, आज वो नहीं है। ऐसी कंडीशन होती है तो वहां पर जो भागीदारी का संबंध है वो थोड़ा सा डिगमगा जाता है। ठीक है, चलिए निष्कर्ष देखते हैं, कंक्लूजन। देखिए दोस्तों, एक भागीदारी का महत्वपूर्ण विधिक अवधारणा है जो इस संघ के घटकों को अर्थात भागीदारों को उत्तरदायी बनाता है जबकि वे अपनी व्यक्तिगत क्षमता बनाए रखते हैं। हालांकि एक विधिक इकाई को व्यवसाय पर ले जाने का सामूहिक कार्य नहीं बनाया जाता। इससे फर्म के लिए जीवित रहना संभव हो जाता है। भारतीय भागीदारी अधिनियम मुख्यतः अंग्रेजी विधि पर आधारित परंतु कई बातों में यह अंग्रेजी विधि से भिन्न है। फर्म के सुनाम या साख मतलब कि जो गुडविल होता है का वर्णन अंग्रेजी भागीदारी अधिनियम में नहीं मिलता है, जबकि भारतीय भागीदारी अधिनियम में इसके संबंध में स्पष्ट उपबंध मिलता है। इसी प्रकार भारतीय भागीदारी अधिनियम में फर्म का पंजीकरण कराना ऐच्छिक है, जबकि अंग्रेजी विधि में इसके लिए शास्ति का प्रावधान है। अंग्रेजी विधि में भागीदारी के लाभों में अवयस्क के प्रवेश के संबंध में उपबंध नहीं मिलता, मतलब कि जो 21 साल से कम जो बच्चे होते हैं वो भागीदारी में भाग नहीं ले सकते पार्टनरशिप में, जबकि भारतीय भागीदारी अधिनियम में अवयस्कों को प्रवेश हो सकता है, लेकिन भारतीय जो भागीदारी है उसमें प्रवेश उनको मिल सकता है। मतलब कि 18 साल से कम के लड़के 21 साल से कम के लड़के भी भागीदारी फर्म में बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये था हमारा क्वेश्चन, फर्म भागीदारी किसे कहते हैं, इसके आवश्यकता। तो ठीक है, तो क्वेश्चन हम करते हैं समाप्त। जल्दी से इस क्वेश्चन को सभी लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि सभी इसको पढ़ लें और अच्छे नंबर आ जाए। 20 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कोई समस्या कोई प्रॉब्लम कोई भी है तो हमें कमेंट करें, लेकिन कमेंट करना केवल उसके लिए हमें फीडबैक भी दें जो भी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।